जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस समाज में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। किसी भी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए मीडिया की स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी और उसको काम करने की, फंक्शनिंग करने की जो उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लोकतंत्र को, किसी भी डेमोक्रेसी या जमहूरियत को बचाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और ये सवालात, एक वर्ग है जो इसे गोदी मीडिया कहता है, एक दूसरा वर्ग है जो सोशल मीडिया का है जो इस तरह का आरोप लगाता है कि ये गोदी मीडिया है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के एनालिसिस को देखें तो हम पाएंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई बार गंभीर सीरियस सवाल उठे हैं और उनका जवाब मेन स्ट्रीम मीडिया को देना चाहिए। बहुत लंबा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ टू द पॉइंट एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके चलते आपको ये क्लियर होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसके चलते वहां पर रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर पहुंचे, इंडिया की तरफ से भी रिपोर्टर पहुंचे, और हालांकि जो नेपाल के लोग थे उन्होंने इंडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाया। उनके ऑब्जेक्शन या रिजर्वेशन पर हम सवाल उठा सकते हैं क्योंकि ये नेपाल में भी एक चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, लेकिन वहां पर इंडियन मीडिया के ऊपर सवाल उठाए गए और ये इंडियन मीडिया के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का एक अवसर था, मौका था, जिसे शायद हमने कहीं ना कहीं गंवाया। फिर अगर हम देखें 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया था और वो जिस तरीके से उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे को दिखाया, बताया और प्रिडिक्शन किया पूरे इलेक्शन के दौरान कि बीजेपी 400 पार आ रही है, 300 के पार आ रही है, 350 के पार आ रही है, ये एक राजनीतिक विषय है। लेकिन यहाँ मीडिया की बात कर रहे हैं कि मीडिया ने अपनी जो एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाए इस 2024 के चुनाव में। हालांकि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया लगातार एनडीए की सरकार बनने की बात वहां पर हो रही थी, बीजेपी की सीटें घटने की बात हो रही थी, इंडिया अलायंस को आगे बढ़ते हुए दिखाया जा रहा था, कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई दिखाई जा रही थी, और जो कुछ सोशल मीडिया ने प्रेडिक्ट किया लगभग वैसा ही रिजल्ट जो है आपको 2024 के लोकसभा चुनावों में दिखा। अगर हम ऑब्जेक्टिविटी देखें, इम्पार्शियलिटी देखें, प्राइवेसी और रिस्पेक्ट देखें, तो ये जो पैरामीटर है मीडिया के, कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें अब चूक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते उसकी जो ट्रुथफुलनेस है उसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं, उसको कई तरीके के नाम दिए जाने लगे हैं। उनमें से एक नाम गोदी मीडिया है, और जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो वकार होना चाहिए, जो उसका डेकोरम होना चाहिए, उसके खिलाफ जाता है। और डेफिनेटली किसी भी देश का जो मीडिया है वो उस देश के लोकतंत्र को रिफ्लेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है कि वहां की डेमोक्रेसी कितनी एडवांस है, वहां कितना लोगों के लिए लोकतांत्रिक मूल्य और वैल्यू लोगों को उपलब्ध है और लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के पास है जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हमारा मीडिया कहीं ना कहीं ये चूक करता हुआ दिखाई पड़ जाता है। फिर मीडिया के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। अब अगर हम प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात करें और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की बात करें तो अभी जो बांग्लादेश में नया एक इवेंट हुआ है जिसमें शेख हसीना को वहां के छात्रों के आंदोलन के चलते अपना देश छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद वो इंडिया आई, अभी वो इंडिया में है और आगे के लिए कोशिश कर रही हैं कि उनको कहीं असाइलम मिल जाए और साथ में वो वहां इंडिया से मूव कर जाए। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो दिखा रहा है उसमें इस तरीके की रिपोर्टिंग आ रही है कि हिंदुओं के साथ वहां बहुत ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के, उनके साथ हिंसा हो रही है, उनके जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं, जो मठ हैं या इस तरह के आश्रम हैं, उनको चोट पहुंचाई जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, जबकि एक मीडिया सोशल मीडिया का है जो इसको इनकार कर रहा है। अब इसकी पुष्टि तो कोई जो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी वही कर सकते हैं। कोई भी आदमी जो बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, अगर वो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया या जो मीडिया के सोर्सेज हैं उनके आधार पर वीडियो को लेकर के आ रहा है या जर्नलिज्म में किसी तरीके की चीज़ों को वो प्रिंट मीडिया में लेकर के आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी अथेंटिसिटी पर तब तक सवाल रहेगा जब तक कि वो स्थानीय लोकल लोगों से उसकी पुष्टि ना हो जाए, वेरिफिकेशन ना हो जाए। अब अगर हम सोशल मीडिया के जो यूट्यूब्स के वीडियोज़ हैं, अगर हम बांग्लादेश को इन वीडियोज़ के देखें, बहुत सारे वहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, वो इस तरह की चीज़ों को नकार रहे हैं। वहाँ के जो हिंदूवादी लीडर हैं
सबसे बड़े लीडर हैं, वो जातीय समूह करके एक दल है वहां के, उन्होंने भी इस तरीके की चीजों का इंकार किया है। तो कहने का हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव यह है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगर कहीं कोई हिंसा हो रही है तो डेफिनेटली वो हिंसा दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए और उसकी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जानी चाहिए, ताकि इस तरीके के अत्याचार को रोका जा सके। और माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की पहली शर्त ही यही है, कानून के शासन की पहली शर्त ही यही है कि किसी के साथ भी अत्याचार ना हो, कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ में सबके साथ इक्वलिटी का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ किसी मोटिवेटेड एजेंडे के तौर पर कोई एक न्यूज़ को कुक करते हैं और उसको फिर लोगों के बीच में लेकर के आते हैं, लोगों के सेंटिमेंट से प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इथिकल इंटीग्रिटी होती है आपके प्रोफेशन के साथ, कहीं ना कहीं आप उसको ब्रीच कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपके वर्क में नहीं रह जाती है, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं रह जाती है, और कहीं ना कहीं ये समाज को तोड़ने का काम करता है, देश को तोड़ने का काम करता है, और दो देशों के संबंधों को खराब करने का काम करता है। और भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अगर हम सिंसियरिटी के साथ रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए रिपोर्टिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ये दोनों देशों के संबंधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जो भारत के अपने हित में भी नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे देश में हमेशा ये मांग होती है कि हमारे देश में भी एक ऐसा मीडिया होना चाहिए, एक ऐसा मीडिया संस्थान एटलीस्ट होना चाहिए कि जिसकी विश्वसनीयता हो, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें कि साहब ये न्यूज चैनल है और यहां से ये खबर आई है तो 100% ये सही होगी। इस तरीके की विश्वसनीयता क्या कोई चैनल लगता है? क्या किसी भी आप एक चैनल को आप बता सकते हैं कि ये चैनल है और आप इस पर न्यूज को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% सही खबर मिलेगी, 90% सही खबर मिलेगी? तो इस तरीके का कोई न्यूज चैनल भी हमारे कहा नहीं है। और हम कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह सकते हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। अगर इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा मीडिया संस्थान अगर कोई हो जो दुनिया को ये संदेश दे कि भारत का ये मीडिया है और ये दुनिया भर की जो खबरें हैं या स्थानीय लोकल खबरें या देश की जो खबरें हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करता है, तो आप पाएंगे कि देश में ऐसा कोई भी मीडिया हाउस नहीं है जो इस चीज का दावा कर सके या उसकी विश्वसनीयता इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो ये भी हमारे लिए सोचने का एक समय है, अवसर है कि हम एक ऐसा मीडिया संस्थान लेकर के आए जिसकी विश्वसनीयता न केवल देश में हो बल्कि पूरे विश्व में हो, और तभी हम लोकतंत्र को भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक विचारों को विकसित कर सकते हैं, और सरकार चुनने के जो जनता का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, उसको भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ताकि ऐसी सरकारें चुन के आए जो जनता के सरोकारों से जुड़ी हों, जनता के लिए काम करें, और रोजगार, विकास जैसे मुद्दे जो हैं जनता के लिए मुख्य मुद्दे बन जाएं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। अगर किसी मेरे एनालिसिस से आपको लगता है कि यहाँ पर आपका मार्गदर्शन मेरे लिए उपयोगी हो सकता है तो जरूर आप कमेंट करें। संवाद एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए से हम एक बेहतर समझ को विकसित कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, और समाजों के बीच की दूरी, लोगों के बीच की दूरी को पाट करके एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और भारत को विकसित बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।